बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते के अंदर ख़ास तौर पर पीर से अदालत के हवाले से और कौमी असम्बली के हवाले से कुछ कानून साजी और कुछ अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। मंडे को कुछ अहम बिल कौमी असम्बली में पेश किए गए, फिर सेनेट में पेश किए गए और उनको मंजूर करवा लिया गया है। नाज़रीन, दोनों ऐवानों का मकसद बिल पेश करना, कानून साजी करना, और यही कुछ होता है। ये जो अवामी नुमाइंदे इन असम्बलियों के अंदर बैठे होते हैं, ये इसी मकसद के लिए बैठे होते हैं कि कोई कानून साजी की जाए या मुल्क के मफाद में किसी भी किस्म के इख्तियारात इनको मिलते हैं कि ये कानून साजी कर सकते हैं, आइन और कानून बना सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस होता है उस आइन और कानून का कि कोई भी बिल पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है, आवाम को बताया जाता है, उस बहस के अंदर हुकूमत बताती है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ऑपोजिशन बताती है कि इसके क्या नुकसानात या तहफ़्फ़ुज़ात उनको हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। हुकूमत यकदम बिल पेश करती है, ऑपोजिशन इतना शोर शराबा करती है कि आपको कुछ उस असम्बली के इजलास की समझ नहीं आ रही होती। और इसी तरह हमने देखा पीर को भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर आप सो के उठते हैं तो मुल्क का कानून ही तब्दील हो चुका होता है। और ये प्रोसेस अब से नहीं, ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से यही फॉलो किया जा रहा है और यकदम बिल आते हैं, उसको मंजूर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। आइन और कानून के हवाले से अगर बात करें और ये बात करें कि मंडे को कौन कौन से बिल पेश किए गए थे, तो उसमें से एक अहम बिल ये था कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली की गई थी, 3 से 5 साल कर दी गई है। इससे कबल हमने कुछ दिन कबल देखा था कि कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस थे उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल कर दी गई थी। फिर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम कर दी गई है और 3 महीने तक अब तहवील में रखा जा सकता है किसी भी शख्स को जिस पर शुबा हो कि उसने अमन व अमान में खलल पैदा किया है। अब अमन व अमान की डेफिनेशन क्या है, ये शायद आपको मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ नज़र आए। और इससे कबल हमने देखा कि MPO के तहत गिरफ्तारियाँ होती थी, जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता था। फिर मौलाना फजल रहमान ने जब ये बिल पेश किए जाने थे तो उससे पहले बड़ी एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा सिविल मार्शल लॉ से जो है करार दिया इन जो बिल पेश किए जा रहे थे, जो कानून साजी कौमी असम्बली और सेनेट में की जा रही थी। फिर जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा, ये भी मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया। तो ये तमाम तर प्रोसेस रहा। उसके बाद हमने देखा कि आइनी बेंच भी तब्दील कर दिया गया है, कायम कर दिया गया है माज़रत के साथ, क्योंकि ये जो 26वीं आइनी तरमीम हुई थी, ये हुई ही आइनी बेंच के हवाले से। पहले कहा गया था कि आइनी अदालत बनेगी, फिर कहा गया आइनी बेंच बनेगा। और इसका मकसद ये है कि ये केसेस सुनेगा और इन केसेस के अंदर जो भी आइनी मामलात होंगे, जो भी आइनी केसेस होंगे, वो इस बेंच के पास जाएगा। इसके अलावा जो पीर की मैं आपको बात बता रहा था, उसमें एक और अहम डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई थी। तो ये भी एक डेवलपमेंट थी। हम सुन रहे थे कि शायद 24 होंगे, लेकिन फिर जब बिल पेश किया गया तो पता लगा कि ये 24 या 29 नहीं, ये 34 की गई है। और ये बताया गया कि क्योंकि आइनी बेंच भी बनना है तो उसमें भी कुछ जजेस को जो है उधर मखसूस करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर जजेस की तादाद चाहिए ताकि कानूनी मामलात जो हैं वो जल्दी से जल्दी हो सकें। अब आइनी बेंच के हवाले से बात की जाए तो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में पहला 7 रुकनी आइनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया है। ये फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में किया गया है और ये फैसला 7-5 के तनासब से हुआ है। 7 लोगों ने इसके हक़ में वोट दिया और 5 लोगों ने इसकी मुखालिफत की है। अब पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बेंच भी जो है वो बन चुका है। हमारे पैनलिस्ट का तारुफ करवाते हैं, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब, रशीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, बहुत कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर इस गुज़िश्ता हफ़्ते के अंदर, और ये तसलसल है जो गुज़िश्ता 1.5-2 महीने के अंदर हमने देखा आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से। और ये भी अब ऑपोजिशन कह रही है कि जो कुछ 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि वो कामयाब हुए थे रुकवाने में, अब हुकूमत उसको आहिस्ता आहिस्ता ला रही है। तो इस पर आप क्या कमेंट रखेंगे? 26वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान क्या बदल चुका है और उससे पहले का पाकिस्तान और बाद के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले था, क्योंकि हमने पहले कई मरतबा ये देखा है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हों, सेंसिबल लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो उनको दरख़ौरे इतना नहीं समझा जाता, बात अपनी मनवा ली जाती है। तो ये बात मनवा ली गई। मुझे समझ नहीं आती कि गिला किससे कर रहे हैं हम लोग। मुझे ये देखिएगा कि आप 2/3 अक्सरियत से हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं।
पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से ही आइन में तब्दीली हो सकती थी, वो 2/3 अक्सरियत मौजूद। बीच में हमें पता लगा कि सारी की सारी अपोजिशन भी मौजूद है, तो गिला किस चीज़ का, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। अब ये जो कुछ पिटीशंस हमने देखा है कि जी इसके प्रोसेस से गिला है कुछ लोगों को। देखिए, पहले तो बुनियादी 2-3 बातें देखिए, लोगों को तो होगा, जमहूरियत का यही हुस्न है, लेकिन उसमें जो बात चलती है वो किसकी चलती है? जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। अब जिसके पास लाठी नहीं है तो उसको भैंस के जाने का या उसके दूध में हिस्सादार ना बनने का अफसोस तो होगा। देखिए, 3-4 चीज़ों की तरफ वजाहत कर लेते हैं क्विकली। पहली ये है कि सुप्रीम कोर्ट या अभी जो ये आईनी बेंच बना है, यूँ समझिए कि 2 सुप्रीम कोर्ट अब हो गई हैं, और उसमें जो पार्लिमानी मसाइल होंगे, जो आईनी मसाइल होंगे, वो इस बेंच के पास जाएंगे। और ये उसकी लॉजिकल क्रॉलरी है, यानी 26वीं तरमीम की, कि उसके बाद ये बनने थे और उसके बाद फिर यानी कमीशन बनता है और उस पर सारे हिसाब किताब जो है वो पूरे हो रहे हैं। नया नया काम है, ज़रा थोड़ी देर लगेगी समझने में, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही है कि एक सुप्रीम कोर्ट है, यानी लोअर कोर्ट है, उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद इंट्रा कोर्ट है, और इंट्रा कोर्ट के बाद फाइनल कोर्ट है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है। अब हुआ ये कि 2 हो गई। तो पहली तो ये बात तय कर लीजिए कि अब ये 2/3 अक्सरियत से 26वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटीशनें दे रहे हैं ना, इनको शायद ये एहसास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी आईनी बेंच के पास वो इख्तियार नहीं है कि वो आइन को बदल दे। आइन को नहीं बदल सकते आप, वो पार्लियामेंट का काम है, और पार्लियामेंट ने यानी कर दिया। अब सवाल यहाँ पे एक ये भी पैदा होता है कि अगर आप वहाँ मौजूद हैं, आपका बस नहीं चल रहा, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सेनेट में हैं या नेशनल असेंबली में हैं, आपका बस नहीं चल रहा, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप उधर से उठ क्यों नहीं जाते और फिर आप उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी बन जाते हैं? तो ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म का हिसाब किताब है? देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा जजेस की बात करते हैं। 34 जज हो गए, अच्छा है, मोर द मैरियर। जल्दबाजी नहीं करनी चीज़ों को समझने में, क्योंकि अभी सब कुछ जो भी हो रहा है हमारे सामने वो नया नया हो रहा है, और जब नया नया होता है तो देखिए ना, टाली के पत्तों की अगर आपने चाय बनानी शुरू कर दी तो शुरू में तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, जायका ही नहीं बनता, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वही टाली के पत्ते जो हैं उसकी चाय हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो अभी तक हमारी किस्मत में ये सारा कुछ जो है वो चलेगा। एक अफसोस का जिक्र करेंगे, उसके बाद आप कोई और सवाल कीजिएगा। अफसोस क्या है? अफसोस ये है कि कुछ मोहतरम जजेस हजरात ने माजी में अपने किरदार की वजह से, अपने फैसलों की वजह से, या अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से कुछ फैसले ऐसे उसका हिस्सा बने जिन्होंने जजेस हजरात, मुअज़्ज़िज़ जजेस हजरात का या मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट का जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट किया। अफसोस इस बात का है कि तमाम जजेस के बारे में जब कोई बात करता है ना कि जी चूंकि ये बेंच बन गया, इन्होंने तो यही फैसला करना है, क्योंकि अब ये हो गया है, अब चीफ जस्टिस ये बन गए हैं, तो ये यहाँ पे एक आखिरी बात इस वक्त की करूँगा कि एक सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए, एक सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो खतो किताबत का जो सिलसिला था ना अंदरूनी, वो अभी भी चल रहा है। तो वो रॉ जो चली है, एक तरफ 26वीं तरमीम है, दूसरी तरफ जो हायर को आपकी एपेक्स कोर्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है जो अभी सामने नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात कि उन जजेस हजरात पे जो आपने ठप्पे लगा दिए हैं ना कि ये चूंकि इनको हमने बना लिया और ये हमारी मर्जी के फैसले करेंगे, मेरा तज्जिया ये कहता है कि वो शायद कोई सरप्राइज वहां पे पूरी आवाम का इंतजार कर रहा है। राव साहब, आपको भी लगता है कोई सरप्राइज इंतजार कर रहा है? क्योंकि जो जजेस पर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का टैग लगाती है तो वो उनके फैसलों पर लगाती है, और अगर एक ही किस्म का केस माजी में हो, जिसका हमने 63 का केस देखा था कि अगर माजी में एक जज ने एक फैसला दिया हुआ है, नजरसानी में आएगा तो उसका फैसला तो वो ही रहेगा, वो तब्दील तो नहीं होगा अनटिल अनलेस कोई नए शवाहिद ना किए जाएं। दूसरी जानिब अवामी नुमाइंदे जो नेशनल असम्बली या सेनेट के अंदर मौजूद होते हैं वो एटलीस्ट डिस्कस तो कर सकते हैं ना, कोई बिल आता है कि आवाम को पता लगे कि ये बिल क्या है। यकदम जो बिल आ जाते हैं उस पर लोग फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। देखिए,
यही प्रॉब्लम है। हम भी वही बात कर रहे हैं जो वो बहुत एक महदूद पैमाने पे सोचा जाता है, महदूद पैमाने पे अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं और उसका बहसीत मुल्क और बहसीत कौम नहीं सोचा जाता कि मुल्क को फ़ायदा क्या होगा, मुल्क का नुकसान क्या होगा, इदारों का क्या फ़ायदा होगा, इदारों को क्या नुकसान होगा, हमें किस किस्म की अदलिया चाहिए, किस किस्म की मुकन्ना चाहिए, किस किस्म की एग्जीक्यूटिव चाहिए, या हमारा सिस्टम किस तरह से चलना चाहिए ताकि उससे बेहतरी हो। हम वो डंग टपाऊ वाला जो है ना 70-77 साल से अब डंग टपाऊ वाला काम कर रहे हैं। आज मेरी ज़रूरत है, मैंने ये कर लिया, कल किसी और की ज़रूरत होगी, वो इसको रिवर्स कर देगा या चेंज कर देगा, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम दर आया है। मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, जो 8वीं तरमीम थी ना जनरल ज़ियाउल हक ने कराई थी, उस वक़्त वो हमारे दोस्त मरहूम बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे अज़हर सुहेल साहब, उन्होंने लिखा था उसके बारे में कि जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के ज़रिए आइन में ऐसे बिच्छू छोड़ दिए हैं जो कई दहाइयों तक जमहूरियत को डसते रहेंगे। तो ये जो बिच्छू छोड़ने की आदत है ना आइन के अंदर, तो ये जो लोग छोड़ते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो उनको भी डसेगा। वो अगर बिच्छू है तो उसका काम ही डसना है। तो इसलिए जब आप पर्सन स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्टिव रख के करते हैं, किसी एक सर्टन माहौल के अंदर किसी एटीट्यूड को अनडू करने के लिए आप कुछ चीज़ें करते हैं, तो उसके नतायज इसी तरह से निकलते हैं। कोई मुझे आप ये बताएं, अभी जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उन्होंने 2-3 स्टेप लिए हैं। 26वीं तरमीम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जैसे उन्होंने ATC के एग्जीक्यूटिव जजेस को बुलाया और उनको हौसला तसल्ली दी, उनकी कारकर्दगी देखी, उनको कहा जी आप फैसले करें इसके ऊपर। उन 6 जजों को बुलाया जिन्होंने ख़त लिखा था और उनको तसल्ली दी कि जी मैं बैठा हूँ, ठीक है, और आई एश्योर यू कि ये नहीं होगा और हम इस मामले को देखेंगे, और जिस तरह से भी है और सुना है वो काफ़ी मुतमिन भी हैं। उसके बाद उन्होंने कल एक इजलास था जो कह लें उस पर जो माली मामलात के मुतल्लिक केसेस हैं, हुकूमत के पैसे फंसे हुए हैं या लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जो वो केसेस हैं वो अरसा दराज से पड़े हैं वहाँ पे। हालांकि आइन में लिखा हुआ 6 महीने से ज़्यादा माली मामले के ऊपर केस नहीं चल सकता, 6 महीने में डिसाइड करना है आपने उसको लाजमी। तो वो सारी चीज़ें, अब इससे 26वीं आईनी तरमीम का क्या ताल्लुक है? जब किसी ने काम करना हो, इख्तियारात इतने हैं कि वो किया जा सकता है, लेकिन जब 26वीं आईनी तरमीम करते हैं उसके क्या हासिल क्या करना चाहते हैं, हमें यही बुनियादी तौर पे देखना है ना कि 26वीं आईनी तरमीम से क्या निज़ाम इंसाफ कोई आइडियल हो जाएगा? नहीं होगा, ना कुछ चांस है होने का। क्या जो हसूल इंसाफ के मामलात आम लोगों के लिए हैं वो हल हो जाएंगे मसाइल उनके, या इंतज़ामिया और मुकन्नरा को जो मसला है कि ये मुदाखलत होती है हमारे दायरा कार में और हमें ये किया जाता है और हमें वो किया जाता है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। आई श्योर यू ये पनामा केस भी इस किस्म का कोई ना कोई आ जाएगा, भुट्टो साहब वाला केस भी कोई ना कोई आ जाएगा, यूसुफ गिलानी का भी आ जाएगा, और मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जिसमें हुई थी पनामा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बुनियादी तौर पे बार बार हम कह रहे हैं, इसमें कोई नेकनीयती शामिल नहीं है, कोई बेहतरी शामिल नहीं है, सिवाय इसके कि आप आज की अदलिया को सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, उसको उसके जजेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी कारकर्दगी के हवाले से जब आप जायज़ा लेंगे, जब आप अपॉइंटमेंट के हवाले से जायज़ा लेंगे, तो ये कौन सी अपॉइंटमेंट इस किस्म की होती है जिसमें 10 बंदे बैठ जाएं, 6 कहें ये ठीक है, 4 कहें ठीक नहीं है, तो मेरिट तो गया, आपका मेरिट तो उस तरह से नहीं है। अब ये है कि हुकूमत ने एक एक्ट किया है, हर चीज़ का वो न्यूटन ने कहा था एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन अपनी जगह पे, हर अमल के नताइज भी होते हैं। अब हुकूमत को उन नताइज के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोच के उन्होंने सब कुछ किया है मामला उसी तरह से चलेंगे, आज नहीं तो कल हुकूमत। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है, घूम फिर के उसी जगह वापस आ जाती हैं चीज़ें। मैं साकिब बशीर की तरफ जाना चाहूँगा। साकिब बशीर वहीं आ जाएंगे। एग्जैक्टली साकिब बशीर साहब, ये जो थी ना लास्ट संडे को जब हमारी बात हुई इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त के अंदर, तो आपने जिक्र किया कि मैं खबर देने जा रहा हूँ कि मंडे के रोज़ कोई बिल पेश करने जा रहे हैं, और वो फिर बिल हमने देखा कि वो खबर आपकी क्या थी और वो सच साबित हुई। तो अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तीसरी दफ़ा तब्दीली कर दी गई है, तो मज़ीद क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं अब, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की इस तब्दीली के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी तक जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दोबारा जो तब्दीली की गई है, और वो भी आप देखें कि वो पर्सन स्पेसिफिक है। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, या तो उसका कोई डायरेक्ट कोई मकसद पूरा करना है तो उसमें करना है। अब जो अभी की बार की गई है उसमें सिर्फ ये था कि जस्टिस मुनीब उस कमेटी में ना हो। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्स्ट कोई ऐसी इसमें तरमीम की जाए कि सीनियर तरीन जज जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर है वो भी कहीं पे ना हो,
क्योंकि उनको पहले जो है वो सुपरसीड किया गया बतौर चीफ जस्टिस के जो इंतखाब था वहाँ पे नामजदगी हुई, और उसके बाद आइनी बेंचेस में भी उनको सुपरसीड कर दिया गया। और दोनों दफ़ा हमने मतलब ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की कि क्योंकि जो भी कमेटीज़ होती हैं, ये पार्लिमानी कमेटी है या उसके बाद जुडिशल कमीशन है, तो उसके अंदर क्या वजूहात सामने रखी गई कि इनको हम क्यों सुपरसीड कर रहे हैं, क्यों हम इनको चीफ जस्टिस नहीं बना रहे और क्यों हम इनको आईनी बेंच का सरबराह नहीं बना रहे। कौन सी ऐसी काबिलियत है जो इनके अंदर नहीं है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अंदर है। तो इस हवाले से कोई जवाब नहीं मिला। तब भी वोटिंग हुई सिंपल और अब भी वोटिंग हुई सिंपल कि चीफ जस्टिस ने तो कहा, जो जुडिशल कमीशन का इजलास था तो चीफ जस्टिस उनकी जानिब से ये आई थी राय कि टॉप 5 या टॉप 7 में से आप जो है वो ये बेंच बना दें, लार्जर बेंच, और इसी में से टॉप 3 की कमेटी बन जाएगी और वो आगे जो देखते रहेंगे, नेक्स्ट हम इसको रोटेट भी करते रहेंगे। लेकिन अपने ही लाए हुए चीफ जस्टिस की बात 15 दिन के मतलब 23 को 22 को लाए खुद उसकी नामजदगी की चीफ जस्टिस की, और 5 नवंबर को जो इजलास हुआ उनको ही नहीं माना। मतलब जस्टिस याह्या अफरीदी को आईनी बेंच में ही नहीं लाई गवर्नमेंट। तो इससे गवर्नमेंट की जो इंटेंट है, जो उनका मकसद है, जो वो हासिल करना चाहते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसका मकसद यही है कि वो अदलिया में एक कंट्रोल रखना चाहते हैं। वो जब भी को बेंचेस बने या जो है वो इस किस्म की जजेस लगाए जाएं या हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस लगे, हर दफ़ा जो है वो उनका जो कंट्रोल है वो एक जो है वो कायम रहे। अब जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो अपने तौर पर जिस तरह राव खालिद साहब ने कहा कि ये 22 को शुरू करते हैं और आज 8 नवंबर है, इस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। फुल कोर्ट बुलाई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, जुडिशल काउंसिल का इजलास आज हुआ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, उसमें 6 जजेस का खत पहली दफ़ा डिस्कस हुआ। मतलब वो जो 25 मार्च को उन्होंने लिखा था कि मुदाखलत होती है। फिर 86 जजेस को उन्होंने बुलाया। फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तश्कील 9 की थी जिसको हुकूमत ने जो है तब्दील कर दिया, उसको भी देखे ना कि जो चीफ जस्टिस ने काम किया उसको भी तब्दील कर दिया। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो खुद कह रही थी कि जैसे याह्या अफरीदी जो है वो कॉम्पिटेंट भी है, इंटेग्रिटी है उनकी, गैर जानिबदार है, सारा कुछ है, इसके बावजूद उनका मकसद जो है क्योंकि पूरा मुख्तलिफ तरीके से हो रहा था तो उन्होंने उस तरह किया है। अब मामला ये है कि अब अदलिया आगे कैसे होगी। एक चीज़ जैसे याह्या अफरीदी मुख्तलिफ मीटिंग्स में जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो इंतज़ामी जजेस थे हाई कोर्ट्स के, उस मीटिंग में उन्होंने जजेस को ये कहा कि अपने जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के मुल्क भर के जो जजेस हैं उनको बता दें कि हुकूमत ने ये हमें यकीन दहानी कराई है कि आइंदा से जुडिशरी में किसी सतह पे कोई मुदाखलत नहीं होगी। आप जो है वो बगैर किसी डर खौफ के जो है वो काम करें और मेरिट पर काम करें, मेरिट पर फैसले कर दें। जिसका भी केस है आप मेरिट पर फैसले कर दें, और कोई अगर मुदाखलत करता है तो आप अपने जजेस को बताएं या डायरेक्ट जो है वो मुझे बताएं कि ये जो है वो हो रहा है, तो हम उस हवाले से स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन लेंगे। फिर ये जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है इसमें भी यही बात हुई है कि ज़ाब्ता अखलाक जजेस का जो बनाया जाए, जो 6 जजेस ने लिखा था। तो उस तनाजुर में अब जैसे याह्या अफरीदी तो एक तरफ तो काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है बतौर इदारा जो है वो अदलिया कमज़ोर हुई है, बतौर इदारा कमज़ोर हुई है। नजमुल साकिब साहब, राव साहब ने कहा कि नेक नियति का तयन कैसे किया जा सकता है, क्या इसका कोई पैमाना है कि जो भी इकदाम हुकूमत उठा रही है वो तो कहती है कि, और लाज़मी बात है वो तो सिस्टम के लिए उठा रही है कि ये सिस्टम फिर उसी आइन और कानून के मुताबिक चलेगा जो भी फैसला होता है, तो इसमें पैमाना क्या है? वो वही पैमाना है जिसको इस्तेमाल करके तो ये किया जाता था कि ये शख्स सादिक और अमीन है कि नहीं है। देखिए, सब्जेक्टिविटी जो है ना वो जिस जगह पे भी आएगी, जिस जगह पे भी आएगी गड़बड़ होगी। उसके लिए इसीलिए तो ये कानून जो है, ये जो आइन है, इसको लिखा जाता है, सोच विचार करके किया जाता है कि इसमें ज़ाती पसंद और नापसंद ना आए। जो ही आपको आएगा ना अपनी ज़ाती कोई अना की बात होगी, पसंद की बात होगी, नापसंदीदगी होगी, तो आपके फैसले जो हैं उनमें यूं समझिए जिस तरह दाल में कोई रोड़ नहीं आ जाता, रड़क आ जाती है, वो रड़क आती है। और इत्तेफाक की बात है कि रड़क ही याद रहती है, सारी की सारी अच्छी दाल भूल जाती है, सिर्फ ये याद रहता है जी रोड़ आ गया था। तो इसमें ये कुछ अवामिल हैं बदकिस्मती से। और इसमें एक वजाहत और भी यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है। और अभी ये जो इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, इस पे हम अभी बात करेंगे, उसमें भी कुछ चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि इंसाफ
कानून, आइन अपनी जगह पे पड़ी हुई किताबें हैं। जो मैदान में हो रहा है, दा गज़दा मैदान दे, वो कुछ और हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बदलिया के अंदर फैसले जमहूरियत की बुनियाद पर हो रहे हैं। आप दोनों ने जिक्र किया, साकिब बशीर ने भी जिक्र किया कि वो किस तरह अब बेंचेस के अंदर कितनी राय रखी जाती है और कितनी मुखालिफ राय होती है। तो अदालतों के फैसले जमहूरियत पर होना ठीक है, आपको लगता है? आइन और कानून पे होने चाहिए, जमहूरियत पे तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो ना कि 5 बंदे ज़्यादा है इधर तो वो जो मर्ज़ी फ़ैसला कर दे, 3 इधर जो मर्ज़ी फ़ैसला कर दे। अभी इतराज़ात अंदर से वही लोग उठा रहे हैं जो कह रहे हैं जी इस फैसले पे इम्प्लीमेंट ना करें, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। तो वो असल बुनियाद तो वही होनी चाहिए। अब कौन सही कह रहा है, कौन गलत कर रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन यही मसला, मैं यही बात कर रहा हूँ बार बार कि मसला आइन और कानून में खामियों का नहीं है, मसला है शख्सी रवैयों का। आप अगर किसी असूल के ऊपर खड़े हैं, किसी कानून के ऊपर खड़े हैं, तो फिर तो मामला ठीक चलते हैं और दिनों में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर आप अपने ज़ाती पसंद नापसंद और किसी को सज़ा देनी है, किसी को जज़ा देनी है, तो उसमें फिर ये मसाइल आते हैं। फिर कौन सा जज किसके साथ है और कौन सी अदालत किसके साथ है, वो फिर इसी तरह के मसाइल आएंगे। तो ये साकिब बशीर साहब, जो अपोजिशन बड़े एतराज़ कर रही है, ये जो गुज़िश्ता दिनों बेंचेस भी बने या बिल भी पास हुए, उसमें मौलाना फजल रहमान ने बड़े सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या कोई हम देख सकते हैं कि एहतजाज भी हो सकता है? बिल्कुल एहतजाज हो सकता है। वकला भी कह रहे हैं, अभी तक वो बाहर नहीं निकले, वो पता चलेगा कि कोई मोमेंटम बना सकते हैं या नहीं। जो कामरान मुर्तज़ा, उनको मैं सुन रहा था, तो वो भी इस हवाले से हुकूमत की जो यकीन दहानियाँ हैं उनको उन्होंने बड़ा क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो मीटिंग्स होती रही हैं, उन्होंने कहा कि कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है इस पर अमल होगा। मतलब ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हुकूमत कहती रही कि हम जो है वो चीफ जस्टिस बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। लेकिन बाद में वो कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान भी इसी तरह की ही बात कर रहे थे। और हुकूमत की आप देखें कि जो कानून साजी उन्होंने 21 अक्टूबर को की और उसके चंद दिनों के बाद दोबारा से जो कानून साजी की, इससे आप उनकी समझ जाएं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। वो जब जब कोई इस किस्म की कानून साजी की जरूरत होगी, जब जब हुकूमत को अदलिया में कहीं ना कहीं मसला होगा, वो कानून साजी करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे और उसको आगे जो है चलना शुरू हो जाएंगे। ये मामला कहीं ना कहीं हर सूरत में, सबने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी थी, उन्होंने शो कर दी और उससे वो कानून साजी कर सकते। अब उसके असरात क्या हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको डिस्कस हम कर रहे थे। अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और वो आलमी मंजरनामे पर हुई कि गैर रिवायती सियासतदान जिनको कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कामयाबी हासिल की है और वो यूनाइटेड स्टेट्स के अब आने वाले प्रेसिडेंट होंगे। इस पर हम बात करेंगे उनके इस टोटल इलेक्शन कैंपेन के हवाले से और किस तरह उन्होंने ये इलेक्शन जीता। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब बात करेंगे ट्रंप की कामयाबी और इस वक्त मौजूदा अमेरिका के हालात। और ये हमने देखा कि कैंपेन हुई और बड़ा नेक टू नेक मुकाबला कहा जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये मार्का जीत लिया गया है और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं, वो गैर रिवायती हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन की, उन पर मुकदमात भी रहे, फ़र्द जुर्म भी आयद हुई उन पर, उसके अलावा उन पर अटैक भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी कैंपेन जारी रखी और फिर आखिरकार वो अमेरिका के सदर मुंतखब होने के लिए उन्होंने वो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जीत लिए हैं। और ख़ास तौर पर ये बात यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि वो आखिरी दफ़ा अमेरिका के सदर बनेंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 ही दफ़ा कोई शख्स सदर बन सकता है। लेकिन क्या एक गैर रिवायती शख्स अगर सुपर पावर की क़यादत संभालता है तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि उनके पिछले दौर इक़्तिदार के अंदर अफ़गानिस्तान से फ़ौज को विड्रॉ किया गया था, उन्होंने UN जो फोर्सेस थी उनको विड्रॉ किया था। और इस बार वो दावा भी कर चुके हैं कि मैं जंगों को ख़त्म करूँगा। तो पूरी दुनिया के अंदर उनकी की हुई बात का एक मायनी होता है और उस पर अमल भी होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो राव खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस बार जो गैर रिवायती सियासतदान सुपर पावर की क़यादत करने जा रहा है, उससे गैर रिवायती जो है हम फैसले भी देख सकते हैं कि वो कर सकता है? पिछला उनका टेन्योर हमने देखा, उसमें उन्होंने यही कुछ किया।
वो सारे गैर रवायती फ़ैसले भी किए और उन्होंने ये लदा बात है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें डाली गई, ख़ासतौर पर मैक्सिको के साथ जो वॉल बनाने का था मसला, उसमें बहुत यानी उनको रोका गया, बज़ोरे बाजू रोका गया, बल्कि उनको जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उसने रोका। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। दूसरा दो दफ़ा बन सकता है सदर, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन वहाँ भी 26वीं तरमीम हो सकती है 3 दफ़ा के लिए, कोई मसला नहीं। अगर उन्होंने सोचा तो वो भी कर गुजरेंगे जब उनकी बारी आएगी। अच्छा, ट्रंप की जो है ना बुनियादी तौर पे जो जितना भी उनका एजेंडा है वो एक तो एंटी वॉर है, जो एक हमने देखा कि उसको उनको वही चैलेंजेस है उनके उस वक्त अफ़गानिस्तान था, अब यूक्रेन भी है और फ़लस्तीन और गज़ा के भी मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल चल रही है वो है उनका। उसके बाद माशी सूरत हाल को बेहतर करना है, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। चाइना के हवाले से उन्होंने वो टैरिफ का अनाउंस किया है कि जी हम स्ट्रिक्ट टैरिफ कर देंगे, पहले भी उन्होंने किया तो उस वक्त भी काफ़ी सीरियस इशूज़ हो गए थे। फिर बात भी हुई इनकी आपस में, शिपिंग की उन्होंने प्रेसिडेंट ने बाइडन से भी बात की, उससे पहले ट्रंप से भी की, कुछ मामला तय हुए कुछ नहीं हुए, तो वो एक इशू चल रहा है। चाइना ने भी उस पर रिएक्शन दिया है कि जो तजारत जो है वो किसी मुखासमत की बुनियाद पे नहीं होती, ना किसी की इजारतदारी उस पर होती है। आप सौदा अच्छा बेच सकते हैं, क्वालिटी अच्छी दे सकते हैं तो आप बेचेंगे, आप उस पर रुकावटें कोई भी डालें। तो ये चैलेंजेस भी उनके बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन जो आपने पॉइंट आउट किया उनके इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि वो कह रहे थे कि नहीं आने देंगे, तो मैं कहता हूँ सबसे जो द बेस्ट थिंग हैपन्स देयर इज़ कि अवाम की राय का एहतराम किया गया है, रुकावटें डालना अपनी जगह पे। 2020 के बाद उनके इस्टेब्लिशमेंट ने भी देख लिया कि जो जुगलू से लाए हैं बंदा, उसने क्या किया और इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी का बेड़ा गर्क किया। अब मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसके लिए। और ट्रंप इसलिए भी डिफरेंट है, 2020 में इनके बारे में कहा गया था कि ये पार्टी की शनाख्त हैं, हालांकि वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियाँ वो कैंडिडेट की शनाख्त होती हैं कि ये रिपब्लिकन है, ये डेमोक्रेट है। अब ये ट्रंप रिपब्लिकन जो पार्टी है वो ट्रंप की पार्टी है, ट्रंप के नाम से वो अब पहचानी जाती है, और आप उसके कैंडिडेचर का जो प्रोसेस होता है उसमें से उसको निकाल ही नहीं सके 2-3 साल, उसको पिछले साल भी नहीं निकाल सके, इस दफ़ा भी नहीं निकाल सके। हालांकि उनका वो वोटिंग करके डेलीगेट निकाल सकते हैं, कैंडिडेट नया ला सकते हैं, लेकिन वो इतना मजबूत कैंडिडेट है। तीसरी चीज़ जो वहाँ पर हुई है, जो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो यूथ बल्ज हमारे यहाँ तो है ही है, वहाँ पे जो यंग वोटर्स हैं, नोएडा में मेरे दोस्त रहते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी इलेक्शन 2-3 दिन पहले, तो वो डेमोक्रेट की स्टेट समझी जाती थी, फिर स्विंग स्टेट हुई ट्रंप की वजह से। उसने मुझे कहा कि जी हमारे फैमिली पूरी और बाकी अजीज़ भी बहुत सारे डेमोक्रेट के ट्रेडिशनली हम वोटर हैं। कहता बच्चे नहीं हमारे काबू आ रहे, वो कह रहे हैं कि जी हम तो ट्रंप को वोट देंगे। वो कहते हैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, ये है वो है सारा, लेकिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस का भी एक लिमिट होती है। ये नहीं होता कि आप अन्यवाही आप करते जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप सारा वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ वक्त के लिए सारे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सारे लोगों को सारे वक्त के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सोशल मीडिया से ये भी नहीं होता कि आप हर वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें। यकीनन ट्रंप के हवाले से उनकी उम्मीदें हैं और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ जो है ना। और दूसरा जो है उसमें जो सेकंड बेस्ट थिंग ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने तस्लीम किया है कि वाकई हमारी गलतियां भी थी, खराबियां भी थी, और उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की बात की है। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी अच्छा है कि वो भी ज़रा बैठ के सोचे तसल्ली से कि हुआ क्या उनके साथ। हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सीरियसली लेते हैं इन चीज़ों को वो, कि वजूहात क्या हैं जिस वजह से हम इस मसले में फंसे हैं या हारे हैं इलेक्शन। तो उम्मीद की जाती है कि कोई अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए कुछ बेहतर पैगामात वहाँ से आएंगे और अमन की तरफ बढ़ेंगे। राइट, बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद तो बहुत सी है ट्रंप से, क्योंकि उन्होंने वादे भी बहुत किए हैं। नाज़िम साकिब साहब, हुआ क्या है, बुनियादी क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत थी यूएस के अंदर वो नहीं जीत पाई, बल्कि गुज़िश्ता जो हुकूमत रह चुकी है रिपब्लिकन्स की वो जीत गई? और फिर एक और चीज़ इसी बात में बता दीजिएगा कि क्या स्टेट पॉलिसी तब्दील हो सकती है अगर सदर तब्दील हो जाए? पहले आपका पहला सवाल देखिए, एक फिल्म आई थी अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, एक दूसरी फिल्म आई थी वो थी टर्मिनेटर 2 जी। इस समय इलेक्शन ने जिन्होंने इसको देखा है उनको समझ में आ रही है बात कि ठीक है वुमन ऑफ सब्सटेंस बड़ी अच्छी मूवी थी और उसमें वाकई सब्सटेंस था, लेकिन अमेरिकी जो इस वक्त कौम है उसको टर्मिनेटर 2, स्पाइडरमैन, रैम्बो और सुपरमैन टाइप जो है वो अभी भी अपील करता है। पहली बात तो ये। दूसरा ये पता लगा कि एक कन्विक्टेड शख्स जो है जिस पे कि जुर्म साबित हो सकता है वो दुनिया की
सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट बन सकता है। कर लें जो करना है आपने। तीसरा ये पता लगा कि वो जो कहते हैं ना कि चेंज रिमेन्स एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो वो जो 4 साल थे इनके डेमोक्रेट्स के, लोग बोर हो गए थे और उन्होंने देखा कि ये जो खासतौर पे चले गज़ा की बात ही ले लें कि ये इतनी बातें हो रही हैं और ये एंटनी ब्लिंकन साहब हर चौथे दिन जाके जपियाँ डालते हैं नेतन्याहू को, ये क्या है। और फिर ये यानी हमें कहा जाता है जी हम बहुत ज़्यादा सुपर वो हैं, यानी सुपर पावर हैं और नौकरियां हमें मिल नहीं रही, किराए बढ़ रहे हैं, आपको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही, तो इंश्योरेंस के लिए लंबी लाइनें, आपको वो अस्पताल कहते हैं कि जी 15 मिनट जो है वो आप हमसे फ़ोन पे ही ले लें क्योंकि इधर तो लाइन बड़ी लंबी है। तो उधर के लोगों के मसाइल उनको नज़र आया कि ट्रंप अगर आएगा, ये नहीं कि वो बेहतर ऑप्शन है, कम से कम इनसे अच्छा होगा, तो चेंज वाली बात। फिर ये है कि अगले 4 साल तक के लिए अभी देख लीजिएगा कि अमरीकी पूरी कौम और उसके साथ पूरी दुनिया के तमाम बड़े बड़े मसाइल एक बिजनेसमैन के हाथ लग गए हैं। ये एक बिजनेसमैन ऐसा है जो ये समझता है कि ये जख्मी है, इसके साथ ज्यादतियां हुई, इसके साथ जाली केसेस बनाए गए और इसने कुछ अपना पर्सनल वेंडेटा भी साबित करना है, लिहाजा तैयार रहिए, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो होने वाली। फिर ये पता लगा जी कि अगर आप देखते हैं ना इनके ये जो वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने बनाया जो वांस है, उसका अगर आप हाशिया देखें, उसका जोग्राफिया तारीख देखें तो आपको पता लगेगा कि ट्रंप वाकई इंटरेस्टेड है कि ये जो आज का अमेरिका है ना अगले 4 साल तक के लिए ये अमेरिका होगा जो अमेरिकियों के लिए होगा। लिहाजा आप सुनेंगे जंगें बंद कर देंगे क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसमें लग रहे हैं, अपने आप को महदूद करेंगे अपने मुल्क तक। तो ये बातें ये नहीं है कि हो जाएंगी। देखिए ये कहना कि जी वो आते ही पहले यूक्रेन की यानी जंग बंद होगी 1 घंटे में, जनवरी में जब वो अपना ओथ लेते हैं और उसके बाद वो गज़ा में बंद कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ ये है कि एक तो नई जंग शायद शुरू ना हो, दूसरा ये है कि इन जंगों में जो अमेरिका पैसे दे रहा है, जो पॉलिटिकल जो सियासी और सिफारती मदद कर रहा है, उसमें थोड़ा सा इस तरफ आएगा। और एक सबसे बड़ा नुकसान जो कि ट्रंप के आने से हुआ है, जो कि दुनिया का इस वक्त नंबर 1 मसला है, क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा कि रिपब्लिकन्स में ट्रंप साहब ने इसको किसी खाते में नहीं रखा हुआ। ट्रंप साहब कहते हैं क्लाइमेट चेंज एक ड्रामा है, एक ढकोसला है, एक होक्स है। अच्छा, अब इससे जो दुनिया के जो क्लाइमेट चेंज वाले लोग हैं वो लरज रहे हैं। ठीक, आखिरी बात, फॉरेन पॉलिसी याद रहे कि अमेरिका कोई दोनों पार्टियां जो मेजर हैं, फॉरेन पॉलिसी 4-5वें नंबर की बात होती है। लिहाजा आप तवक्को रखिए कि अंदरूनी जो मसाइल हैं ना उनकी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा तवज्जो होगी। और जहाँ तक इमरान खान का जिक्र है, 1-2 बयानबाजियां और भी हो जाएंगी। मैं उस पर तफसीलन बात करना चाहूँगा अगले सेगमेंट में साकिब साहब आपसे कि क्या प्रायोरिटी आ सकता है। जी 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 मैं साकिब बशीर साहब से जानना चाहूँगा कि हम ज़रा सुनते हैं कि ट्रंप साहब के प्यूटन साहब से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, फिर हम सुनते हैं कि नेतन्याहू से भी ताल्लुकात उनके बेहतर हैं, फिर हम सुनते हैं कि सऊदीया के साथ उनके बड़े अच्छे गहरे ताल्लुकात हैं इस्लामी ममालिक के अंदर, फिर हम ये भी सुनते हैं कि मोदी साहब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। तो वो एक ताल्लुकात की बात की जाए तो बड़े बेहतर ताल्लुकात की एग्जांपल्स हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या स्टेट की पॉलिसी चेंज हो सकती है? क्योंकि एक सदर ने तो 4 साल के लिए आना है और उसके बाद चले जाना है, लेकिन स्टेट की पॉलिसी ने तो चलते रहना है जब तक दुनिया कायम है। नहीं, पॉलिसीज़ तो वो कुछ ना कुछ तो ट्रंप अपने जो है वो इसमें लाएंगे, क्योंकि वो जारियाना जो तर्ज सियासत है उन्होंने इसकी बुनियाद पर ही जो है वो मुहिम चलाई है, इसी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा है। और जो मुखालिफिन हैं उनको तरह तरह के नामों से पुकारना, तज़हीक करना, और इस किस्म की जो पॉलिसी थी उनकी, जो तकारीर थी उनकी, उसके बाद वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा। और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा कि जो इलेक्शंस में जो अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसके अगेंस्ट खड़ा था, और जो डिजिटल मीडिया है वो उनके साथ खड़ा था। डिजिटल मीडिया में ख़ास तौर पर एक्स जो है, एलोन मस्क जो है, वो तो फुल फ्लेज कैंपेन कर रहे थे। और जब जिस दिन ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ऐलान हुआ है, जिस लम्हे, तो एलोन मस्क ने ये जो है वो ट्वीट किया कि अब आप जो है वो मीडिया हैं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म।
तो वो जो है वो फुल फ्लैज उन्होंने इस्तेमाल किया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसमें एलन मस्क की बहुत तारीफें की कि सुपर जीनियस, और पता नहीं उनको बहुत मतलब उनको बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने बयान किया, और ये भी लग रहा है कि उनको आगे जो है वो लाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि नए दोस्त उनके आ रहे हैं, जो उनकी जो होगी टीम होगी ट्रंप की। इसके अलावा उन पर मुकदमात भी थे, उन पर कातलाना हमले ड्यूरिंग ये कैंपेन भी हुए ट्रंप पर, फिर इसी तरह वो सियासी इंतकाम का निशाना भी पड़ गया। फिर मैं एक पढ़ रहा था लॉ के वो कैपिटल हिल पर जो हमला 2021 में हुआ था वो उनको उकसाने का इन पर इल्ज़ाम था, और वो ट्रायल भी चल रहा था। बल्कि इलेक्शन से पहले एक छूट दी गई थी कि इलेक्शन लड़ लें, अगर इलेक्शन जो है वो अगर हार जाते तो इनको वो सजा भुगतना पड़ती, और अब तो इनको जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इस्तिस्ना मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इनको अब सदारती इम्यूनिटी, और अब इनको ये भी इख्तियार जो है वो इनके पास आ गया है, वो कैपिटल हिल वाले जो सजा याफ्ता हैं उनको उनकी सजा माफ़ भी कर सकते हैं, और बाकी केसेस भी जो है वो बंद कर सकते हैं। कुछ काफ़ी इनको जो है वो इस हवाले से भी अब मेरे ख्याल में वो कुछ ना कुछ जो है वो करेंगे। इसके अलावा वो जंगों के खिलाफ अब बहुत बड़ी ये एक माइंड सेट है। अब देखना होगा कि अमली तौर पर वो कैसे होते हैं, कि उन्होंने पहली अपनी स्पीच में ये बात की है कि वो जंगों के जब वो खिलाफ जाएंगे, क्या वो यूक्रेन वार जो है उसको बंद कराने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह वो अपनी कैंपेन में भी दावा करते रहे हैं। फिर गज़ा में जो कुछ होता रहा है, क्या उस हवाले से वो कोई किरदार अदा करेंगे, या मशरिक़ वस्ता में कुछ अगर जो जंग के बादल जो है वो मंडलाने के इम्कानात थे या हैं, तो उनमें क्या वो आगे उसको जो है वो रोक सकेंगे। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल हैं ट्रंप। जो उनका पिछला दौर गुजरा तब भी, और अब तो मेरा ख्याल में पहली बार की तरह जो उन्होंने हो सकता है कोई गलतियां की हों, तो अब जो है वो हो सकता है बेहतर अंदाज में। 4 साल का एक्सपीरियंस उनके पास आ गया, लेकिन अब देखना ये है कि वो उसी तरह के रहते हैं या मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन एक तो ये इलेक्शन अमेरिका का था, अमेरिकी आवाम उनके मसाइल पर लड़ा गया और उन्होंने अपने मसाइल के मुताबिक वोट दिया। लेकिन यहाँ पर तमाम ममालिक की, क्योंकि वो सुपर पावर है अमेरिका, तो बहुत सी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी क्या पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नजम साकिब साहब, ये पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर हो सकता है, और फिर ये जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि वो अब आ गए हैं, अब वो चंद ही दिनों में एक फ़ोन करेंगे और पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको रिलीफ मिल जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा होगा या हो सकता है? देखिए, फ़ोन कॉल पे मैं बोल रहा था, बीच में यानी सिलसिला मुनक़ते हो गया, तो उसमें बड़ी तफसील हो सकती है, हर एक का अपना ख्याल हो सकता है। लेकिन मैंने गालिब का शेर जो है वो याद किया कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जी के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो हमें खुश रहने दें। हमें यह है कि जब आएंगे वो सारी फाइलें एक तरफ फेंक देंगे और कहेंगे जी मेरी गाल कराओ इस्लामाबाद, और उसके बाद उनकी बात होगी, और उसके बाद अगले दिन जो है वो खान साहब बाहर आ जाएंगे। देखिए, एक रिपब्लिकन जो प्रेसिडेंट होता है ना, अगर आप यानी कस्टमरी तौर पे देखें, तारीख के तौर पे देखें, तो वो पाकिस्तान के लिए कम तकलीफ दे होता है। तारीख ये बताती है। मैंने ये नहीं कहा कि वो तकलीफ दूर कर देता है, वो कम तकलीफ दे होता है। अमेरिका की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं 1947-48 से आज तक, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, और अयूब खान को इस तरह से वो रिसीव करेंगे जिस तरह के वो पता नहीं आसमान से कहीं 7वें से आए हैं। और अगर उनको ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, वॉर ऑन टेरर जो है वो ख़त्म हो गई, या रूस पिछले वो चला गया, निकल गया, तो बहसीयत मजमूई दोनों रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी उनका रवैया बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट होता है। तो मुझे तो उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही कि कोई इस किस्म की तब्दीली आएगी। एक दो बातें क्विकली करूंगा, सिर्फ दो कर लेते हैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है। पाकिस्तान ने 2 काम करने हैं। सबसे पहले जनवरी में उनको आने दीजिए, जनवरी से जून तक आप कोई बयान प्लीज ना दीजिए। जरा ऑब्जर्व कीजिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करती क्या है। और दूसरा यह है कि चीन और अमेरिका, पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान अमेरिका, ये हमारे डिप्लोमेट्स का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारे फॉरेन ऑफिस का, हमारी
पूरी की पूरी हुकूमत का फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हुए किस तरह से अमेरिका की मिसगिविंग्स दूर करनी है और ताल्लुकात ठीक करने हैं। ये दो बातें हमने करनी है अगले 3-4 साल में इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो ज़रा मैच्योर अप्रोच अपनी दिखाए। ठीक है राव खालिद साहब, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि कुछ किरदार हम भी अदा करेंगे, तो इसका मतलब अगर उन्होंने दामाद से मिलने जा रहे हैं तो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ना कहीं ताल्लुक होगा और ये बात ज़रूर वो सामने लाएंगे। तो क्या ये मुमकिनात में से है? काफ़ी लोगों के ताल्लुकात हैं, वहाँ सजाद बरकी साहब हैं, फिर आतिफ खान हैं, उनके ट्रंप की जो बहू है उनके साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं, उनके दोस्ती भी है सारा, और बातचीत भी होती रहती है कंटिन्यूसली। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप की बात नहीं होती, ये स्टेट्स के रिलेशनशिप की बात होती है। अगर उनके स्टेट रिलेशनशिप में इमरान खान फिट बैठता है तो वो उसकी सपोर्ट करेंगे, अगर शहबाज शरीफ साहब फिट बैठते हैं उसकी करेंगे, अगर कोई और फिट बैठता है तो उसकी करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारे रिलेशनशिप किस नौइयत के हैं। आज तक तो हमारे रिलेशनशिप रहे जो उनकी ज़रूरत थी सर्द जंग में या अफ़गानिस्तान की वॉर में या वॉर ऑन टेरर के ऊपर। सर्द जंग ख़त्म होगी, अफ़गानिस्तान की लड़ाई ख़त्म होगी, वॉर ऑन टेरर जो है ना आखिरी सांसें ले रही है, तो वो तो ख़त्म हो गया। दूसरी जो चीज़ है वो समझा जाता है कि शायद हमें वो इस्तेमाल करें चाइना के ख़िलाफ़, जो कि इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनकी तजारती जंग है, अदरवाइज़ है भी नहीं उस तरह से। तो हमारी क्या ज़रूरत है अमेरिका को? हमें तो अमेरिका की ज़रूरत ऑब्वियसली होगी, एक ट्रेड पार्टनर है बड़ा, बहुत बड़ा, और फिर उसके बाद IMF वगैरह बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहीं से हमें सारी मदद आनी होती है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से कंपैटिबल अब हो सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी अब नहीं रहे, इंडिया हो गया। तो उसमें उनका जो नया नारा है वो है आइन और कानून की बालादस्ती। पिछले 8-10 साल से वो इस पर लगे हुए हैं, वो बाकी चीज़ों से हट गए हैं अब, और जंगें उन्होंने अब करनी नहीं। हमारी ज़रूरत उस हवाले से तो नहीं होगी। इमरान खान को मैं सिर्फ इतनी सी बात कर दूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 82-83 में बाहर जाना हो तो अमरीकी वो फ़ोन पर गई थी। नवाज शरीफ साहब के लिए बिल क्लिंटन, शौकत अजीज़ का इंटरव्यू है, बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ के लिए पर्सनली मुशर्रफ को कहा कि जी इसको रिहा करो और बाहर भेजो और इसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, और उसकी सज़ा नहीं हुई थी, उनको सज़ाए मौत देने जा रहे थे, वो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद उनको बाहर भेजा गया। तो ये प्रेसिडेंट्स बहरहाल मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसकी वजह से इमरान खान के लिए भी किसी किस्म की बात की जाएगी। साकिब बशीर साहब, क्या तब्दीली देखते हैं नए सदर की तैनाती के बाद US के अंदर पाकिस्तान के ताल्लुकात में? उस तब्दीली का अगर जायज़ा लेना हो तो मेरे ख्याल में 4 साल पहले भी रहे हैं ट्रंप, वो मैं दौर देख रहा था तो एक दफ़ा उन्होंने 2018 में शायद ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इतने डॉलर 3300 अरब डॉलर जो है वो 33 अरब डॉलर जो है वो ले लिए हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और इन्होंने किया कुछ नहीं, और इस तरह की बात। फिर उनके दौर में डू मोर का मुतालबा भी पाकिस्तान से जो है वो किया जाता रहा। फिर जब 2018 में उन्होंने अफ़गानिस्तान से इनखला का फ़ैसला किया तो उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ उनके जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम था, जो तालिबान के साथ निगोसिएशंस चल रही थी अमेरिकन की, तो उस तनाजुर में तो बहुत अच्छा था कि उसके अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ उन्होंने तभी आना है जब उनके मफादात होंगे अमेरिकन के। तो अब मफादात कितने हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन चीन के एंगल से मेरा ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का बड़ा अहम होंगे, क्योंकि अगर ट्रंप पाकिस्तान अमेरिका के तरफ जो है वो झुकाव होगा तो चीन CPEC के हवाले से भी बहुत सारे मामलात आते रहे हैं पहले। तो ये एक तवाज़ुन जो है वो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में यकीनी तौर पर रखना पड़ेगा, उससे बाहर जो है वो नहीं जा सकते। पाकिस्तान को इसका ख्याल रखना होगा। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, KPK ने कहा जी PIA ख़रीदना है, पंजाब ने कहा PIA हम ख़रीद लेते हैं, बलूचिस्तान और सिंध को पता है कि ये सियासी बयानात हैं, इसलिए वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। ज़रूरी सवाल ये है, PIA की निजकारी किसी उसूल के मुताबिक की जाएगी या यहाँ भी ज़ाती मफाद आड़े आते रहेंगे? आज का गैर ज़रूरी सवाल, रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर लंदन में हमला होता है। फॉरेन ऑफिस ने अपने हाई कमिश्नर से कहा है कि सज़ा के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। सज़ा के लिए, वो जिसने हमला किया उसको सज़ा दिलवाने के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। गैर ज़रूरी सवाल ये है, कानूनी रास्ता इख्तियार करवाने के लिए हाई कमीशन के पास
कोई इख्तियार है भी कि नहीं है। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर इन सवालात के जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे बल्कि कल। अल्लाह हाफिज़।